स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कल आप सभी लोग परिचित हुए होंगे मुझसे, हमारे डायरेक्टर सर से और हमारी टीम से। सर ने आपको बताया था कि हम सभी शिक्षकगण, हम सभी टीचर्स आप सभी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करवाएंगे और सभी सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। आप मुझसे भी परिचित हुए थे, मैंने बताया था आपको कि मैं आपको एमपी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब सीधे आते हैं अपने मुद्दे सब्जेक्ट पर। ठीक, इधर उधर की बात बहुत हो गई, सीधे आते हैं अपने मुद्दे सब्जेक्ट पर जो मैं पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश। ठीक, सबसे पहले बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, सर हमें एमपी क्यों पढ़ना है, क्या फायदा है एमपी पढ़ने का, क्या वेटेज है उसका एमपी पढ़ने का। ठीक, जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी बिल्कुल तैयारी स्टार्ट की है, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि एमपी पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है ना, जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उन्हें पता है, आप उनसे भी पूछोगे वो आपसे सब बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कि एमपी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। किसके लिए? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आपने अभी तक, आपको पता नहीं है एमपी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एमपी क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक, आप सभी बच्चों ने, आप सभी दोस्तों ने देखा होगा मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा, मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा का क्या देखा है आपने? सिलेबस, हिंदी में बोले पाठ्यक्रम। ठीक, अभी बात कर रहे हैं हम केवल किस लेवल पर? प्री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक है ना, प्री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक, आप लोगों ने सिलेबस देखा है, 2 पेपर होते हैं उसमें। कौन कौन से? पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट और दूसरा आपका पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके, 100 प्रश्न मिलेंगे आपको कहां? पेपर फर्स्ट में। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां? पेपर सेकंड में। टोटल कितने क्वेश्चंस? 200 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 400 मार्क्स या 400 नंबर का। जो बच्चे केवल मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कौन सा पेपर? पेपर फर्स्ट। सबसे ज्यादा वही महत्वपूर्ण है। क्यों? सेकंड पेपर उनके लिए क्या रहता है? क्वालिफाई रहता है, 40% लाना रहता है। जो बच्चे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ वन सेवा की भी तैयारी करते हैं उनके लिए दोनों पेपर महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट पेपर दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहता है, दोनों के लिए। ठीक, अब मैंने आपसे बात की कि फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब पेपर फर्स्ट को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अपना सिलेबस डाला हुआ है उसको 10 यूनिटों में बांट रखा है। कितनी यूनिटों में? 10 यूनिट्स में। आपने सिलेबस देखा होगा कि लोक सेवा आयोग ने जो अपना प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस जारी किया है उसमें टोटल 10 यूनिटों में मध्य प्रदेश का सिलेबस या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बांट रखा है। ठीक है, अब आपने याद गौर किया होगा उन यूनिटों पर जिसमें वेटेज है किसका? एमपी का। ठीक, नहीं किया हो तो मैं आपको आगे बताता हूं। अब आप खुद से सोचना, टोटल यूनिट कितनी? 10। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने? 100। ये भी ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूं, अभी थोड़ी देर पहले मैथ वाले सर पढ़ा के गए हैं आपको, तो डिवाइड अच्छे से आता होगा। एक यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे? अपन ऐसा मान के चलते हैं एक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होगा उसमें आएंगे। यूनिट कितनी है टोटल? 10 है। क्वेश्चन कितने हैं? 100 हैं। मतलब एक यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। ठीक है सर। अब तो सर एमपी का क्या वेटेज है इसमें? अब मैं आपको डायरेक्ट सिलेबस पर ले चलता हूं, सिलेबस पर ले चलता हूं। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसे उठाकर देखेंगे तो सबसे पहली यूनिट ही आपको क्या मिलेगी? सबसे पहली यूनिट आपको क्या देखने को मिलेगी? यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य
किसमें दिया है? ये पहली यूनिट साफ कह रखा है कि हाँ, अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा किसका? मध्य प्रदेश का। तो इसीलिए पहली यूनिट क्या दे रखी है? मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप, यूनिट 3 पर पहुंचोगे। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप, यूनिट 3 पर पहुंचोगे। क्या बताया मैंने? सबसे पहली यूनिट ही आपको देखने को क्या मिली? मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य, ये चीजें। थोड़ा सा एक यूनिट और छोड़ो, 2 छोड़ दो, तीसरी यूनिट पर आ जाओ आप। क्या दे रखा है? मध्य प्रदेश का भूगोल। किसका भूगोल? मध्य प्रदेश का भूगोल। सर अभी तक तो हम केवल भारत का भूगोल पढ़ते थे। बिल्कुल। सर हम विश्व का भूगोल पढ़ते थे। बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हम किस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो आप सेकंड यूनिट देखोगे क्या? मध्य प्रदेश का भूगोल। थोड़ा सा और आगे चलो, आपको एक यूनिट और मिलेगी। कौन सी? यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या दे रखा है इसमें? राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब समझे आप? संविधान किसका? राज्य का। तो मतलब इसका क्या हुआ? राज्य की पॉलिटी पढ़नी है हमें। यह मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का हमें क्या करना है? अध्ययन। हमें मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है। ये किसमें, लेकिन किसमें दे रखा है? पार्ट ए में। इसका एक पार्ट और दे रखा है। क्या दे रखा है? राज्य की अर्थव्यवस्था। सर राज्य की अर्थव्यवस्था? बिल्कुल राज्य की अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था, ठीक वैसे ही अपनी किसकी? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो सर हमें वो भी पढ़नी है। बिल्कुल पढ़नी है। तीसरा टॉपिक आपका क्या है इसमें? दूसरा टॉपिक कौन सा है? राज्य की अर्थव्यवस्था। तो आपने देखा टोटल 3 यूनिट आप देख चुके हैं। टोटल मैंने यूनिट कितनी बताई? 10। सिलेबस में टोटल 10 यूनिट। 10 यूनिट में आपको 3 यूनिट में क्या देखने को मिला? मध्य प्रदेश। ठीक। मैंने आपसे क्या बोला था? एक मोटा मोटा हिसाब लगाने को। एक टोटल क्वेश्चन 100, एक यूनिट में 10 क्वेश्चन, मतलब पर यूनिट से लगभग आपके 10 क्वेश्चन। अब यहां कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट। और एक यूनिट से अगर 10 क्वेश्चन, तो 3 यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चन? 30। क्या बात कर रहे हो सर? 30 क्वेश्चन। बिल्कुल। मध्य प्रदेश से ही का लगभग आपके कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। ये मैं लगभग बता रहा हूं। ये ऊपर भी जा सकते हैं, 1-2 नीचे भी आ सकते हैं। संभावना रहती है ये ऊपर ही जाए। नीचे तो 30 के 29 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो 20 हो जाए, 21 हो जाए, पॉसिबल नहीं रहता है। ये 30 से 31 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि मध्य प्रदेश जो आपका विषय है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा निकालनी है उसके लिए भी, आपको मुख्य परीक्षा निकालनी है उसके लिए भी मध्य प्रदेश का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। सर आपने तीनों यूनिटें ऊपर ऊपर से बता दी, अब इसमें पढ़ना क्या था? थोड़ा अंदर से भी डिस्क्राइब करो। चलो वो भी लेके चलते हैं अपन। सबसे पहली यूनिट क्या बताई इसमें? मध्य प्रदेश का इतिहास। सबसे पहली यूनिट क्या थी इसमें? मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य। ठीक। इसका पहला ही टॉपिक क्या है आपका? कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। सर मध्य प्रदेश के इतिहास में भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं? अरे सर आपके मोहल्ले में भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। बस वो कि आप इतिहास बन के रह गया कहां का? आपके मोहल्ले का, आपके गली का, आपके शहर का। लेकिन हमें यहां किसका इतिहास पढ़ना है? मध्य प्रदेश का। जिस प्रकार से भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन हुए, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, ठीक उसी प्रकार से भी मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो हमें वो उन सभी घटनाओं का गहन डीप जाकर अध्ययन करना है, जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसी में एक टॉपिक और दे रखा है, प्रमुख राजवंश। सर एमपी में प्रमुख राजवंश कौन से हैं? बिल्कुल है। होलकर कौन है? प्रमुख राजवंश है। सिंधिया कौन है? प्रमुख राजवंश है। ठीक है। दूसरा टॉपिक इसमें क्या दे रखा है? स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान।
स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। मध्य प्रदेश का भी योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, हाँ बिल्कुल रहा है। जैसे भारत के अन्य राज्यों का और अन्य व्यक्तियों का योगदान रहा है, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान रहा है। ठीक है, तो ये भी हम गहन अध्ययन करें, डीप में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट वगैरह, ये सब हमें किस में पढ़ने हैं? इसी में पढ़ने हैं। आप खजुराहो जाओगे, मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर पर्यटक कहाँ घूमने आते हैं? खजुराहो में घूमने आते हैं। तो जो खजुराहो में मंदिर बनेंगे उनकी स्थापत्य कला क्या है, क्यों है, उनका इतिहास क्या है, ये सब चीजें अभी पढ़नी है हमें। ठीक, अगला टॉपिक क्या है इसमें? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। अब आपको पता है या नहीं पता है, मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश प्रतिशत के मामले में भारत में सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य है। ठीक है, जब सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य है, लगभग 21% जनजाति आपकी कहां देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या की। तो ये कहीं ना कहीं, और जनजातियों की क्या होती है? अपनी संस्कृति होती है, अपनी बोली होती है, उनके अपने त्योहार होते हैं। तो हमें जनजातियों का भी अध्ययन क्या करना है? डीप तरीके से करना है। ठीक, अगला टॉपिक क्या है सर? अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य। हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे कुछ त्योहार भी होंगे। कोई मालवा का निवासी है, कोई निमाड़ का निवासी है, कोई चंबल का निवासी है, कोई रीवा संभाग का निवासी है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कलाएं होंगी, सबके अपने अपने लोक संगीत होंगे और सबके अपने अपने लोक साहित्यकार होंगे। तो उन सभी को हमें क्या करना है? डीप में अध्ययन करना है। अगला टॉपिक क्या है इसमें? मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां। क्या बात कर रहे हो सर, मध्य प्रदेश में भी साहित्यकार हुए? बिल्कुल हुए। जैसे आपके भारत में साहित्यकार हुए बड़े बड़े, कालिदास हैं, भारत में आपके प्रेमचंद हैं, ठीक है ना। ऐसे मध्य प्रदेश में आपके कालिदास हुए, भर्तरी हुए, भवभूति हुए, ऐसे और भी ऐसे कई साहित्यकार हैं, केशवदास हुए। ये सब आपके कहां से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश से। तो हमें मध्य प्रदेश में साहित्यकारों का भी गहन अध्ययन करना है। और प्रमुख क्वेश्चन इसमें होता है उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, तो उनकी कृतियों को भी पढ़ेंगे और कृतियां किससे संबंधित है ये सब भी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है क्या? मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। धार्मिक स्थल आपका जैसे उज्जैन है, पर्यटन स्थल आपका पचमढ़ी है, ये सब मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे? इसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला लास्ट टॉपिक है इसका, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब आपको 21% से कुछ याद आ रहा है? ये 21% मैंने लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूं मैं, लगभग 21% क्या है? जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो जब जनजातीय क्षेत्र इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं इन जनजातियों में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए होंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में और बहुत से कार्यों में क्या किया होगा? भाग लिया होगा। तो हमें उन्हीं व्यक्तित्व को, जनजातीय व्यक्तित्व को क्या करना है? इसमें अध्ययन करना है। ठीक है ना। ये आपकी क्या है? पहली यूनिट, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि इससे लगभग आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। इससे लगभग आपके कितने? 10 क्वेश्चंस आएंगे। एक या दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। 10 से 9 भी हो सकते हैं और 10 से आपके 11 भी हो सकते हैं। ऐसा मत बोलना सर ने बोला 10 आएंगे, आप गिनने बैठ जाओ एग्जाम में कि सर ये तो 10 से 9 रह गए, दूसरा बोले सर ये तो 10 से 11 हो गए। नहीं, लगभग मैं मान के चलता हूं कि कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक क्या बताया था इसमें? अगली यूनिट कौन सी बताई थी मैंने आपको? मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल। अब देखो, आप सभी कहीं ना कहीं आप सभी ने क्या पढ़ा होगा? भूगोल पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी। भारत की तो, मध्य प्रदेश की नहीं पढ़ी, भारत की तो पढ़ी ही होगी। ठीक, क्या पढ़ते हैं हम भूगोल में? हमारे आसपास का जो भी वातावरण, पहाड़, नदियां, है ना, ये सब मिलाकर पठार, ये सब क्या है? आपका भूगोल है। जिस प्रकार से भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, उसी प्रकार से आपका किसका भूगोल है? मध्य प्रदेश का भूगोल है। ठीक, उसी प्रकार से आपका किसका भूगोल है? मध्य प्रदेश का भूगोल है। जिस प्रकार से आपका भारत का भूगोल है,
विश्व का भूगोल है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का भूगोल है। अब प्रश्न ये आता है बच्चों के मन में, सर हम पढ़ेंगे क्या मध्य प्रदेश के भूगोल में, किस चीज का अध्ययन करेंगे? छोटानागपुर के पठार का अध्ययन करेंगे क्या, या फिर जम्मू कश्मीर का अध्ययन करेंगे, या मिजोरम की पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे? उनका अध्ययन क्यों करेंगे? हम कहाँ के निवासी हैं? मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो अध्ययन भी किसका करेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर की चीजों का। जैसे सबसे पहला ही टॉपिक दे रखा है इसमें क्या, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं। एक लाइन में बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए। पृथ्वी है तो स्वाभाविक सी बात है वहां क्या होंगे, वन होंगे। ठीक, जब वन होंगे तो कुछ ऐसे वन भी होंगे जिससे हमें क्या मिलता है, वनोपज। वनोपज मतलब वन से उपज होने वाली चीजें, जैसे आपका तेंदुपत्ता है तो ये भी पढ़ना है हमें। अब जब वन है, वन से कुछ चीजें मिल रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है उन वनों में क्या रह रहे होंगे, जीव भी रह रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। तो तीसरा टॉपिक क्या है, वन्यजीव। अब या वो वन्यजीव या मनुष्य अपनी पीने की या सिंचाई की आपूर्ति भी किससे करेगा, नदियों से। ठीक, किससे करेगा, नदियों से, ये भी पढ़ना है हमें। अगला इसमें क्या दिया है, पर्वत। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल समतल तो है नहीं, इसमें कुछ पठार हैं, पर्वत हैं, जैसे आपका मालवा का पठार, ठीक, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये भी पढ़ना है हमें। और कुछ पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं में अंतर होता है, ऊपर ऊपर बता देता हूं आपको। एक पर्वत को पर्वत बोलते हैं, कई सारी पर्वतों के क्रम को क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं बोलते हैं। तो हमें इस एक छोटी सी लाइन में कितना कुछ दे रखा है कि हमें वन भी पढ़ने हैं, वनोपज पढ़ना है, वन्यजीव पढ़ना है, नदियां पढ़नी है, पर्वत पढ़ने और पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी है। दूसरा टॉपिक क्या है इसकी, दूसरा टॉपिक क्या है इसका, मध्य प्रदेश की जलवायु। भारत की जलवायु, विश्व की जलवायु, ठीक उसी प्रकार से किसकी जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु। कैसे, जो मालवा में रह रहा है वहां सम जलवायु, सर्दी भी कम, गर्मी भी कम। आप चंबल साइड चले जाओगे, ज्यादा सर्दी, ज्यादा गर्मी, कम वर्षा, तो ये क्या है, मानसून का जो परिवर्तन है जगह जगह, ये क्या कहलाएगा, उस क्षेत्र की जलवायु कहलाएगा। तो उसी का अध्ययन करना है हमें किसमें, मध्य प्रदेश की जलवायु में। ठीक, अगला टॉपिक है इसमें मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। राज्यों में आपने देखा होगा चट्टानों के नीचे क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी चट्टानों के नीचे खनिज मिलते हैं, और वो कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और वो संसाधन क्या कहलाते हैं, खनिज संसाधन। तो हमें क्या करना है, इनका भी अध्ययन करना है। अगला टॉपिक इसमें दिया है मध्य प्रदेश में परिवहन। सर ये भी आ जाएगा भूगोल में, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहां मैंने सोयाबीन की फैक्ट्री लगाई अपनी, ठीक है सर लगा ली। अब क्या सोयाबीन सारी मैं ही खा जाऊंगा, या मेरे जानवरों को खिला दूंगा, या मेरे रिश्तेदारों को खिला दूंगा? इतनी सोयाबीन की उपज होगी, मैं एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर ले जाऊंगा। हाँ सर बात तो सही है, तो फिर मैं ले कैसे जाऊंगा, उसका साधन क्या होगा, परिवहन। कैसा परिवहन सर, आपके दो परिवहन देखने को मिलते हैं एमपी में, एक आपका सड़क परिवहन और दूसरा आपका वायु परिवहन। सर एक परिवहन और भी तो होता है, जल परिवहन। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर एक परिवहन और भी तो होता है, ट्रांसपोर्ट का एक जरिया और भी तो है, कौन सा, जल। तो आप खुद से सोचिए, क्या मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र से लगती है, नहीं लगती है। तो मध्य प्रदेश में फिर जल परिवहन या वाटर ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। हमें कौन सी पढ़नी है, सड़क परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है इसमें, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, यहां दो शब्दों पर ध्यान देना, एक साथ ही लिखे हैं क्या, एक लिखा है सिंचाई, एक लिखा है क्या आपका सिंचाई, दूसरा क्या लिखा है विद्युत, और दोनों को कंबाइन करके किससे संबंधित हैं, दोनों परियोजना से। मतलब हमें सिंचाई की परियोजनाएं भी पढ़नी है और हमें विद्युत परियोजनाएं भी पढ़नी है। सिंचाई परियोजनाएं क्यों पढ़नी है, मध्य प्रदेश में एक बड़े स्तर पर यहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या करती है, खेती करती है। क्या सभी जगह ऐसा पॉसिबल है कि वर्षा का पानी पूर्ण मात्रा में गिरता हो या एक सफिशिएंट हो, नहीं है ना। तो फिर उनके लिए क्या ले जाती है सरकार, नहर लेकर जाती है, कुछ परियोजनाएं बनाती है, क्यों, सिंचाई करने के लिए। तो परियोजनाएं क्या कहलाती हैं आपकी, सिंचाई परियोजनाएं। और हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी है,
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड चला रहा हूँ, एसी चल रही है, यहाँ कंप्यूटर चल रहा है, लाइट्स चल रही है, ये सब किससे हैं? विद्युत से हैं। तो इनके लिए भी सरकार क्या चलाती है? विद्युत परियोजनाएं। तो हमें इनका भी गहन अध्ययन करना है। ठीक है, अगला लास्ट टॉपिक है इसमें, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि उद्योग। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और एवं कृषि उद्योग। अभी मैंने क्या बोला था आपसे, थोड़ा सा ऊपर जाओ, सिंचाई, सिंचाई किसकी की जाएगी? कृषि की। ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कोई किसान केवल कृषि करे, वो पशुओं को भी पालेगा। कोई किसान केवल ऐसा तो नहीं केवल कृषि करके रह जाए, वो क्या करेगा? पशुओं को भी पालेगा। उन्हीं से हमें किसकी आपूर्ति होती? मिल्क की आपूर्ति, दूध पीने को मिलता है, ये सब चीजें। अगला टॉपिक है इसी में, कृषि आधारित उद्योग। सर कृषि आधारित उद्योग भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कपड़ा उद्योग क्या है आपका? कृषि आधारित उद्योग है। कपड़ा उद्योग क्या है आपका? सोयाबीन के संयंत्र लगा देते हैं, वो सब क्या है आपके? कृषि आधारित उद्योग हैं। तो हमें इनका भी अध्ययन करना है। ठीक है ना। अब क्या बताया था मैंने आपको, वही बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि टोटल यूनिट कितनी? 10। टोटल यूनिट्स कितनी? 10। एक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन। तो ये सेकंड यूनिट है आपकी किसकी? एमपी की। इसके भी 10 क्वेश्चन, 10 उस यूनिट के क्वेश्चन। टोटल आपके लगभग कितने क्वेश्चन मान सकते हो? 20 क्वेश्चन इन 2 यूनिटों से। ठीक, एक यूनिट मैंने आपको और बताई थी, ये यूनिट सिलेबस में आप देखोगे यूनिट नंबर 5। सिलेबस में आप देखोगे यूनिट नंबर 5। ठीक सर, 2 यूनिट बचा चुके हो। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का इतिहास होगा, किसी जगह का अगर इतिहास होगा, कोई भी राज्य होगा, उसका इतिहास भी होगा, उसका भूगोल भी होगा, उसका संवैधानिक तंत्र भी होगा। आप खुद सोचो ना, अपने घर में एक बड़ा बुजुर्ग होता है जो क्या करता है? पूरे परिवार को संभाल कर या बटोर कर चलता है। उसकी बात सब मानते, पिताजी होते हैं अपने, सभी मानते हैं उसकी बात। ठीक, वो क्या करते हैं? पूरे घर में व्यवस्थाएं बनाकर चलते हैं। ठीक ठीक ठीक, यही चीज कहाँ है आपके? मध्य प्रदेश राज्य में। भूगोल होगा, इतिहास होगा, तो एक संवैधानिक तंत्र होगा, और हमें उसका क्या करना है? अध्ययन करना है। क्या क्या अध्ययन करना है सर इसमें? यूनिट नंबर 5 में आ करके ऑप्शन में क्या दिया है? राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। इसमें पहला ही टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। उसमें क्या क्या दिया है? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट। ठीक, पहला ही टॉपिक क्या दिया है? मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था में अब सबसे पहले समझिए संवैधानिक व्यवस्था क्या। वे सभी पद जिनका वर्णन किस में हो? संविधान में हो। आप देखोगे राज्यपाल का वर्णन संविधान में मिल जाएगा, मंत्रिमंडल, कैबिनेट संविधान में वर्णित है, संविधान सभा संविधान में वर्णित है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट किस में वर्णित है? संविधान में वर्णित है। क्या एमपी में राज्यपाल हैं? बिल्कुल है सर। तो हमें उनके बारे में पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्या सर एमपी में मंत्रिमंडल है? जब मुख्यमंत्री हैं तो उनका मंत्रिमंडल होगा, तो हमें उसका भी अध्ययन करना है। सर एमपी में विधानसभा है? बिल्कुल है एमपी में विधानसभा। तो मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? किसका हेड है? विधानसभा का। ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है? विधानसभा भी पढ़नी, और एमपी में अपना एक हाई कोर्ट भी है, तो हमें उसका भी क्या करना है? अध्ययन करना है। ये सभी चीजें क्या है आपकी? मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। आगे चलोगे, अगला टॉपिक है इसमें, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर प्रशासन व्यवस्था। हम देखते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे पंचायतों का, ठीक है, जो छोटे स्तर पर काम करती हैं, नगरों में नगरीय व्यवस्था। तो ये भी क्या है आपके? संवैधानिक तंत्र। तो हमें इनका भी क्या करना है? गहन अध्ययन करना है, डीप पढ़ना है, क्यों? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी में बा करके ऑप्शन दिया है, राज्य की अर्थव्यवस्था। किसी राज्य का इतिहास होगा, भूगोल होगा, राज्य व्यवस्था होगी, तो कहीं ना कहीं पैसे के लिए पैसे की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या कहलाएगी? राज्य की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उसमें क्या क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश का जनांकिकी एवं जनगणना। ठीक, पहला टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की जननांकिकी एवं जनगणना। दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास कैसे हो रहा है? कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन सा क्षेत्र है, प्रारंभिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है या तृतीय क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास किससे हो रहा है? तो हमें क्या करना है?
उसमें ये पढ़ना है। अगला टॉपिक है इसमें क्या, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से क्या मिलता है सरकार को, पैसा, टैक्स मिलता है, उसके बारे में भी पढ़ना है हमें। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। मध्य प्रदेश की जातियों के बारे में पढ़ना है, जनजातियों के बारे में पढ़ना है और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। आपको पता होगा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो चलती हैं उनके लिए पैसा कहां से आता है, सरकार निर्धारित करती है। सरकार निर्धारित करेगी ना, उनके लिए पैसा कहां से आएगा, सरकार निर्धारित करती है। तो कहीं ना कहीं बजट पर बात आ रही है तो बात आपकी किस में आ जाएगी, राज्य की अर्थव्यवस्था में। ठीक, मैंने क्या बोला था आपसे, ये आपकी कौन सी थर्ड यूनिट हो गई आपके सिलेबस में, ये यूनिट हो गई कौन सी आपकी, थर्ड यूनिट होगी आपके सिलेबस में। तो सर इससे भी 10 क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं, इससे लगभग 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, यूनिट नंबर 1 10 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 10 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 5 10 क्वेश्चन, तो लगभग कितने, 5 क्वेश्चन। सर अपने मन से बत्ती तो नहीं दे रहे हो, अभी प्रमाण सामने लाऊंगा आपके कि सर आपके मन से बत्ती दे रहे हो क्या, 30 क्वेश्चन आ गए, अभी प्रमाण सामने लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना, आपको समझ आ गया कि सिलेबस में 3 यूनिट किससे दे रखी है, मध्य प्रदेश से। सिलेबस में 3 यूनिट किससे दे रखी है, मध्य प्रदेश से। तो मतलब आपको मध्य प्रदेश का क्या करना है, गहन अध्ययन करना है, डीप पढ़ना है, जिससे आपकी प्रारंभिक परीक्षा कभी नहीं रुके। आपका जितना अच्छा मध्य प्रदेश रहेगा, आपके प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। सर आप अभी बोल रहे थे मैं इसका क्या करूंगा, प्रमाण लेके आऊंगा आपके सामने, बिल्कुल अभी बता देता हूं कैसे। मैं बात करूंगा सबसे पहले किसकी, 2020 के पेपर की। प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ था 2020 में। सर डायरेक्ट 2020 पर आ गया, क्योंकि 2020 से क्या हो गया था, सिलेबस चेंज हो गया था। 2020 से क्या हो गया था, सिलेबस चेंज हो गया था। 2020 में क्वेश्चन पूछे थे मध्य प्रदेश से टोटल कितने, 30। मैं अपने मन से बत्ती नहीं दे रहा हूं, आप पुराने पेपर्स उठा के देख लेना, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने 30 बोला है तो क्वेश्चन हो जाए 25, नहीं। 2021 में क्वेश्चन पूछे कितने, 33। आपको समझ रहे हो, 100 टोटल क्वेश्चन, 100 में से 33 क्वेश्चन किससे, केवल एक सब्जेक्ट से। वो सब्जेक्ट कौन सा आपका, मध्य प्रदेश। ठीक, 2022 का पेपर हुआ, टोटल क्वेश्चन पूछे आपके कितने, 28। मैंने बोला था 1-2 ऊपर जा सकते हैं, 1-2 नीचे आ सकते हैं। समझ में आ गई बात, आपको दिखाई दे रहा है ना कि एकमात्र सब्जेक्ट पढ़ने से आपका लगभग 30% कवर हो रहा है, किससे, उसी सब्जेक्ट से। मैथ तो आता होगा ना थोड़ा बहुत, 100 में से 30 क्वेश्चन अगर इससे आ रहे हैं तो 30% लगभग आपका किससे कवर हो जाएगा, केवल आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मध्य प्रदेश। तो मतलब आपको समझ आ गया ना कि मध्य प्रदेश का अध्ययन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, एमपीपीएससी के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, तो बस आज मैं चाहता था कि आप लोगों को पहले रूबरू करा दूं सिलेबस से और कितना महत्वपूर्ण है इस चीज से। आप लोग समझ गए हो। कल से हम क्या करेंगे, अपनी क्लास एक एक टॉपिक लेके स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा मैं कैसे क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।